हेलो एवरीवन, टीच इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 6 की हिस्ट्री को हमने कंप्लीट किया। वहाँ हमने प्राचीन इतिहास के बारे में जाना और आज हम 7th क्लास की हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, चैप्टर है फर्स्ट, नाम है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। आप देखिए 1000 वर्षों का समय कौन सा, 700 से 1750 लगभग। तो देखिए ये मानचित्र 1 है। ये कहाँ का मानचित्र है आप सोचिए, तब तक सेकंड मानचित्र पर चलते हैं। ये जो मानचित्र है वो आज के भारत के मानचित्र से मिलता जुलता है, सेम वैसा नहीं है, पर ये भी भारत का ही मानचित्र है, पर बना कैसा है, उल्टा बना है। उल्टा कैसे बना है ये देखिए आप मैप में। यहाँ हमेशा हमें श्रीलंका देखा है हमने, पर इस जो फर्स्ट जो मैप है उसमें श्रीलंका बना है ऊपर की ओर। तो देखिए आइए जानते हैं किन्होंने बनाया ये उल्टा और सीधा मानचित्र। अरब के जो भूगोलवेत्ता हैं अल इदरीसी ने 1154 में इस मानचित्र को बनाया। मानचित्र 1 को, उल्टे मानचित्र को 12वीं सदी में इन्होंने बनाया। नाम है अल इदरीसी। सेकंड जो मानचित्र है वो बनाया फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में। नाम है लिसले, पूरा नाम है गिवलोम द लिसले। देखिए ये दोनों ही मानचित्र भारत के हैं। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत देखते हैं, और श्रीलंका इन्होंने बनाया ऊपर की तरफ। अरब के भूगोलवेत्ता हैं तो जगहों के नाम भी अरबी भाषा में है। देखिए जो 18वीं सदी में मानचित्र बना है ये पहले मानचित्र के 600 वर्ष बाद बना। इसमें क्या विशेषता है, क्या इसकी अलग है कि यहाँ पर जो है तट वाले जो इलाके हैं, जो समुद्र से लगते इलाके हैं, उन सब के बारे में काफ़ी अच्छे से काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया है। यूरोप के नाविक थे तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे भारत आने के लिए। ठीक है, यहाँ हमने जाना दोनों नक्शों के बारे में। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों का, लेखों का अध्ययन करते हैं, जब इन सब के बारे में वो पढ़ते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐतिहासिक और पुरानी शब्दावली देखिए, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली। जैसे आज हमारी संस्कृत है, ऋग्वेद के समय जो संस्कृत थी वो आज की संस्कृत से काफ़ी अलग है। ठीक है, मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी की भाषा से भिन्न है। भिन्नता किस में है, सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं, साथ साथ उनके अर्थ भी चेंज हुए हैं, उनका जो है मीनिंग में भी परिवर्तन आया है। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल आया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक शब्द है, इसका प्रयोग आज हम किस लिए करते हैं, पूरे भारत के लिए, जिसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक का पूरा भारत समाया है, वो आज हिंदुस्तान है। पर 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार हुए हैं मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उनका हिंदुस्तान शब्द से आशय था पंजाब से हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाका। जो यहाँ का इलाका है सिर्फ उसी को ही उन्होंने हिंदुस्तान कहा। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भारत के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। देखिए वर्ड हिंदुस्तान लोगों ने अलग अलग समय में इसका अलग अलग तरीके से प्रयोग किया। 14वीं सदी में कवि हुए अमीर खुसरो, इन्होंने प्रयोग किया हिंद के ही कुछ कुछ समान, इन्होंने वर्ड यूज किया हिंद। तो देखिए जैसा आज हम भारत देखते हैं भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में, आज जैसा भारत देखते हैं वैसा उस समय बिल्कुल नहीं था। हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। इन्होंने हिंदुस्तान में कभी भी दक्षिण भारत का समावेश, दक्षिण भारत को शामिल नहीं किया। ठीक है, जैसा आज हम करते हैं। देखिए किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में इन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। वर्ड है विदेशी, अभी हमने हिंदुस्तान के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वर्ड है विदेशी। विदेशी किसे कहा जाता है, जो भारत का ना हो उसे विदेशी कहा जाता है।
पर मध्य युग में कि किसी गांव में आने वाला कोई अनजाना व्यक्ति जो उस गांव का नहीं है, जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, वो विदेशी कहलाता था। एक गांव से दूसरे गांव में आने वाला भी विदेशी कहलाता था। पर आज किसे बोलते हैं? जो भारत का नहीं है। वर्ड वही है विदेशी, पर मीनिंग चेंज होते गए। हिंदी में परदेसी, फारसी में अजनबी, विदेशी शब्द के ये अर्थ हैं। एक ही गांव के रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म से हो या जाति से हो, परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते। यहाँ हमने नए और पुरानी शब्दावली के बारे में जाना। अब हम देखते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए किन किन सोर्सों का प्रयोग करते हैं? क्या ये हमने जो 6th क्लास में हमने पढ़ा था, गुप्त वंश के शासक हर्षवर्धन के बारे में हमने पढ़ा। उनके जो भी शासक थे, हर्षवर्धन थे, इन सब के बारे में क्या लिखा है? प्रशस्तियों में लिखा है। पर अब जो हम समय पढ़ रहे हैं 700 से 1750 ईस्वी तक का, लगभग 1000 वर्षों का ये जो समय है, इस समय में क्या क्या चेंज आए, क्या क्या इतिहासकारों ने सोर्स प्रयोग किए, यहाँ हम जानेंगे। देखिए, इतिहासकार सिक्कों का, शिलालेखों का, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से भिन्न थी। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी। अब लिखी हुई चीजें मिलने लगी जो कि कागज पर लिखी जा रही थी। देखिए क्या हुआ, कागज का मूल्य। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी, फोटोकॉपी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल किया। बात है 13वीं सदी की। अब देखिए धीरे धीरे समय चेंज आया, 14वीं सदी आई, धीरे धीरे टाइम पलटा। उस टाइम में खाद्य जो पदार्थ है वो भी कागज में लपेट कर मिलने लगे। ठीक है, एक समय ऐसा था कि कागज लिखने के लिए नहीं था, पांडुलिपियों को ही धोकर सुखाते थे, प्रयोग करते थे। एक समय ऐसा है कि खाने की चीजें, उन चीजों में, और आज तो आप देख ही रहे होंगे कागज का प्रयोग। तो देखिए कागज जो है जो धीरे धीरे सस्ता होने लगा, बड़े पैमाने पर यह उपलब्ध होने लगा। अब कागज का प्रयोग किस लिए करने लगे लोग धर्म ग्रंथों को लिखने के लिए, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में भी कागज का प्रयोग करने लगे थे। जो धनी व्यक्ति थे, शासक थे, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था? जैसे आज पुस्तकों को लाइब्रेरी में रखा जाता है, पुस्तकालय में रखा जाता है, वैसे ही इन पांडुलिपियों को अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है, क्योंकि कुछ पांडुलिपियों की जो भाषा है वो समझ नहीं आती। पर कुछ पांडुलिपियां ऐसी भी हैं जिन्हें धोया गया, धोकर उसका प्रयोग किया गया। कुछ जानकारी है पर कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है, अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे क्या रखते हैं? तमाम पुराने सरकारी अभिलेख तथा लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, वो हो गया अभिलेखागार। अब देखिए यहाँ एक चित्र है। इस चित्र में एक व्यक्ति है जो एक कॉपी में से दूसरी कॉपी में लिख रहा है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, नकल करके लिखते थे। अब देखिए क्या होता है, आपने एक दोस्त की कॉपी ली, दूसरे दोस्त ने उसमें से नकल की। जब वो नकल करता है तो वो सेम वैसा का वैसा नहीं लिख पाता। थोड़े बहुते चेंज जो उससे पहले वाले दोस्त के समझ नहीं आए, उसमें से वो चेंज करता हुआ लिखता रहता है, अपनी तरफ से कुछ भी अंदाजा लगाकर, अनुमान लगाकर। तो अब जो दूसरे वाले ने लिखी, अब जो वो तीसरे को अपनी कॉपी देता है, तो वो क्या करता है, अब उसको नहीं थोड़ी थोड़ी समझ आई, तो उससे धीरे धीरे चेंज होता चला जाता है। जब सब बच्चों तक वो कॉपी चली गई तो धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। लिखावट समझ में नहीं आती कई बार, तो मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता है। इसलिए जो पांडुलिपियां स्टार्टिंग में लिखी गई थी वो धीरे धीरे समझ में नहीं आने लगी। लिखावट की वजह से अंदाजा ही लगाया गया उस समय कि ऐसा लिखा गया है। तो ये कौन लिखते थे? लिपिक लिखते थे। अब प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक
छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द चेंज किया तो कहीं कोई वाक्य ही चेंज कर दिया। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से अलग हो गई। किसी को जैसा समझ में आया उसने वैसा ही लिखा। ठीक है, इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि जो है शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपि पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई होती है। ये जो ऊपर लिखी हुई हैं ये फारसी अरबी लैंग्वेज है, पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए। तो देखिए लघु चित्र क्या होते हैं ये थोड़ा समझिए। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। ये जो चित्र है लघु चित्र है। इसका जो आकार होता है 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर तक होता है। छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र मिनिएचर कहा जाता है। 1 नंबर में ये आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि 14वीं सदी के जो इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा, दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा, 1358 में लिखा। अब जो 1356 से 1358 का जो समय था, धीरे 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 क्या होता है, समय के अनुसार चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। तो 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। 1356 वाले के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि पुस्तकालय के विशाल संग्रहों को में कहीं दबा पड़ा था, पुस्तकों के नीचे कहीं दबा था। ठीक है, तो उन्होंने 1358 में जो भी बताया ना उसको ही सत्य मान लिया। पर जब 1356 वाला मिला तब जाके उसमें संशोधन किया कि इस समय ऐसी चीज़ें थी, धीरे 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 ऐसे चेंज आया। तो इतिहासकारों को एक ही सोर्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, उसको धीरे धीरे काफ़ी सोर्सों पर जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।